ये डांड रठा बात उनका तारा फिक्रे उमर साहब को स्टेट नहीं चाहिए, उसको पुलिस चाहिए। जब मीटर नहीं तो ये 200 यूनिट कैसे देंगे? तो क्या ये मीटर लगाएंगे? तो फाइनली ये मीटर लगाने आए। मैं जाऊंगा तो विक्टिम जाता है, वो जाते हैं तो कातिल जाता है। हाथ जोड़कर मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि मुझे लड़ने दें, मैं खुद विक्टिम रह चुका हूं। हमने PIL जो है दायर की है हाई कोर्ट में। ये जो पुलिस वेरिफिकेशन सिस्टम है, जिसको हम मानते हैं कि जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है एक इंसान का, उसके खिलाफ है। हम उसके खिलाफ जो कोर्ट में गए हैं। अब PILs का एक बहुत बड़ा एक जो है एक प्रोसीजर होता है। पहले हमने जो है एक रिप्रेजेंटेशन भेजी DG पुलिस साहब को कि साहब ये जो पुलिस वेरिफिकेशन सिस्टम है इसको रद्द किया जाए, और एक इंडिविजुअल का पुलिस रिपोर्ट जो है वो कलेक्ट किया रादर दैन पूरी क्लैन का। तो वहाँ से हमें कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद जो है हम हाई कोर्ट में हमने हफ्ता पहले दिया। अभी ये वो रजिस्ट्री में गई और रजिस्ट्री से अब चीफ जस्टिस साहब के पास गई। PILs का आजकल एक नया सिस्टम है कि फिर ये चीफ जस्टिस डिसाइड करते हैं कि इसका आगे क्या करेंगे। तो हम मानते हैं कि ये कलेक्टिव पनिशमेंट है। ये दुनिया में और किसी भी जगह, किसी भी मुल्क में ये प्रैक्टिस नहीं है कि जहाँ एक कम्युनिटी पनिशमेंट हो कि अगर पूरे ख़ानदान में से किसी एक इंसान ने गलती की हो, सारे ख़ानदान को भुगतना पड़े। इसके खिलाफ हमने आज PIL दायर की है, और अल्लाह ने चाहा तो इससे जो है अगर हमें कामयाबी मिलती है तो लाखों लोगों को जम्मू कश्मीर में इससे फ़ायदा मिले। हमने रिसर्च किया इसमें, तो उसमें ये मालूम पड़ा कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी तो वो मिलिटेंट के बेटे को मिलिटेंट मानती थी। दे हैव प्रैक्टिस्ड द सेम लॉ ड्यूरिंग देयर टाइम। जितनी भी इलेक्टेड हुकूमतें आई हैं, एक में मैं भी था, एक मिनिस्टर, सब ने ये लॉ फॉलो किया है। 1996 से हर सरकार ने ये लॉ फॉलो किया है, मगर फ़र्क इतना था कि तब ये पासपोर्ट में जो है नहीं देते थे। यही कम्युनिटी पनिशमेंट थी। अब ये पिछले 5 साल में BJP ने जो है इसको लाइफ के हर पहलू में जो है स्प्रेड किया हुआ है। सो चीफ मिनिस्टर साहब का ये बोलना कुछ अजीब सा लगता है, और हाथ जोड़कर मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि मुझे लड़ने दें। मैं खुद विक्टिम रह चुका हूं। मैं जाऊंगा तो विक्टिम जाता है, वो जाते हैं तो कातिल जाता है। कातिल और विक्टिम के जाने में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। इसमें पॉलिटिक्स ना करें, बिकॉज आपने खुद ये किया हुआ है। वंस यू एडवोकेट दिस कॉज, इसकी जो सैंक्टिटी है वो कम हो जाती है। ये एक फिर पॉलिटिकल इशू बनता है, ये ह्यूमन राइट्स का इशू नहीं बनता है। मैं इसलिए बोलता हूं कि मेरा खुद पासपोर्ट 5 साल बंद था। सो आई हैव बीन थ्रू दिस, आई एम अ विक्टिम एंड अ विक्टिम इज गोइंग देयर। और इसमें हमने बहुत सारे विक्टिम्स के केसेस दिए कि कैसे कैसे किस किस को डिनाई किया गया। तो ये जब पुरानी हुकूमतें थी उसमें बाज़ाब्ता द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी पनिशमेंट था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हुकूमत में सबसे ज़्यादा जो है ये इम्प्लीमेंट किया गया, बिकॉज ये किसी जगह भी ये जो कानून है कहीं भी नहीं है कलेक्टिव पनिशमेंट का कानून। हमने जो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट आया है बुलडोजर जस्टिस पर, उसका भी हवाला दिया है कि उसमें और इसमें क्या फ़र्क है कि आप जो है। एंड वी हैव ऑल्सो सेड दैट दिस लॉ और दिस प्रैक्टिस इज नॉट प्रेवलेंट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में इतनी रिप्रेसिव रिजीम्स हैं, वो अंडर द टेबल क्या करें वो अलग बात है, लेकिन ऐसा डॉक्यूमेंटेड फॉर्म ऑफ कलेक्टिव पनिशमेंट, कम्युनिटी पनिशमेंट इज नोवेयर। ये अंग्रेज लोग करते थे 1860 या 65, मुझे याद नहीं है, या 20। तब कुछ कम्युनिटीज़ होती थी। अगर वो उस कम्युनिटी के लोग चोरी ज़्यादा करते थे, कत्ल ज़्यादा करते थे, तो अंग्रेज़ हुक्मरान जो है उन कम्युनिटीज़ को ब्लैकलिस्ट करती थी। तो मुझे लगता है ये लॉ जो है ना उसी से कहीं ना कहीं इंस्पायर हुआ। अगर आपको याद होगा पार्लियामेंट इलेक्शन में जब हमने ये उठाया, हम तो रोज़ बोलते थे, और हम इसमें बिकॉज आई नो दिस इज़, आपको नहीं पता है, ये एक सोसाइटल जो है एक डेविस्टेशन, दे आर सोइंग द सीड्स ऑफ सोसाइटल डेविटेशन। जो आज के ये हुक्मरान हैं ये नहीं रहेंगे, उठ के चले जाएंगे। पीछे रहेगी एक सोसाइटी जिसमें लगभग 40 to 50% ऑफ सोसाइटी होगी, भाई आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको नौकरी नहीं करने देंगे, आपको बिजनेस नहीं करने देंगे, तो फिर वो क्या करेगा? व्हाट विल दे डू?
So they should have thought about it, that you can't punish 50% of the population because 1% has committed a crime. कोई नई बात बोली उन्होंने? You see, जब कहने के लिए कुछ नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? आप बताओ दिल पर हाथ रखकर, क्या कोई नई बात कही? क्या कोई नया सोल्यूशन है? बिजली के मीटर, अगर आपको याद होगा, जीतने के 4 दिन बाद मैंने बोला था कि ये पहले ये तय करें, जब मीटर नहीं तो ये 200 यूनिट कैसे देंगे? तो क्या ये मीटर लगाएंगे? तो फाइनली ये मीटर लगाने आए। तब ये बोलते थे अगर कोई मीटर लगाएगा तो उसको हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। प्रॉब्लम ये है कि उमर साहब ने बहुत झूठ बोला हुआ है उनकी पार्टी ने जूनिंग इलेक्शंस, तो अब उनको वो जो है भुगतने पड़ रहे हैं। देखिए, जो स्टेटहुड के बारे में सीरियस हो वो कैबिनेट में रेजोल्यूशन पास करने के बजाय या तो असेंबली में रेजोल्यूशन लाता। मुझे ये बताइए, अगर उन्होंने एक सो कॉल्ड रेजोल्यूशन, जिसको मैं रेजोल्यूशन नहीं मानता हूं, जिस पर मैंने भी वोट दिया, असेंबली में लाया, इंटरनल ऑटोनॉमी का उन्होंने असेंबली में लाया, तो स्टेटहुड का क्यों उन्होंने सिर्फ कैबिनेट में लाया? क्या उनको दिल्ली में किसी अंकल ने बोला था कि हम दे रहे हैं, तो इन्होंने बोला कोई और जो है इसका क्रेडिट ना ले? बेस्ट होता असेंबली में लाते, हमें मालूम पड़ता कि क्या बीजेपी वाले वहाँ स्टेटहुड के हक में वोट देंगे या स्टेटहुड के खिलाफ वोट देंगे। इस वक्त भी देरी नहीं हुई है। ही शुड टेक अ फोन रादर देन गो थ्रू प्रेस, कॉल एवरीबडी, बीजेपी, कांग्रेस, हम हैं, पीडीपी वाले हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, सबको फ़ोन करके बोलो कि यार ये हमारे मुल्क का, हमारे स्टेटहुड का मामला है, हमारी एग्जिस्टेंस एट स्टेक है, चलो इकट्ठे जाते हैं दिल्ली, वहाँ स्टेट की बात करते हैं। उसके बरक से क्या कर रहे हैं इनके मंत्री? कहीं जाते हैं, दे अंडरमाइन द वोट ऑफ द एमएलए, उसको बुलाते ही नहीं। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा इनके मंत्रियों के पास, लेकिन बाकी एमएलए जाना चाहते होंगे। Once you undermine your own assembly vote, why do you expect that Delhi will not undermine your vote? If you want Delhi to respect the assembly vote, first start respecting your own MLAs. Stop treating them like dirt. हम सब जब इकट्ठे होंगे, आप मेरी बात सुनिए, there is a concept called shared solutions. Statehood demands a shared solution. We all come collectively together, even if we have to go down our knees, किसी तरीके से स्टेटहुड वापस लाएं। हालांकि एक ये मैं मजाया कम सीरियसली बोल रहा हूँ, एक परसेप्शन है कि उमर साहब को स्टेट नहीं चाहिए, उसको पुलिस चाहिए। सो भाई डंड रठा बात उनका तारा फिक्रे बस। बट इन एनी केस अब वो डंडे लेंगे, लेकिन स्टेटहुड हमें चाहिए किसी भी हालत में, और हम किसी भी जगह जाने के लिए तैयार। वो जहाँ बोले, वो चीफ मिनिस्टर हैं, हम उस इंस्टीट्यूशन की रेस्पेक्ट करते हैं। वो बोले भूख हड़ताल, हम भूख हड़ताल भी करेंगे, हम साथ जाएंगे उनके, मगर वो सबको चलाएं वहाँ, और ऑनरेबल एमएलएस को डिसरेस्पेक्ट करना छोड़ दें, अपने मंत्रियों को बोले फ़ोन करना छोड़ दें। क्लास 4 अभी आया है उनके, उस क्लास 4 को उधर भेज दो, उसको इधर छोड़, वो छोड़ दे। वो लक्ष्य अभी नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। ये पुराना J&K नहीं है, ये यूटी है। ये जो आपको सेटल करने हैं स्कोर्स कि उसने मुझे वोट नहीं डाला इसलिए उसको मुझे अब पनिश करना, ये बाद में करो। अभी जो आपका ये है उसको रिस्पेक्ट करो। बाकी जो प्रेजेंट अभी जो है, क्या फ़ायदा था प्रेस कॉन्फ्रेंस? ही इज़ नथिंग टू ऑफर। सवाल उमर साहब से सिर्फ एक है, ये वाला कश्मीर का डिसीजन क्या फुल एंड फाइनल है? इज़ देयर नो प्रॉब्लम है? इफ़ सो, इलेक्शन से पहले तो फारूक साहब बोलते थे कुछ चाइना के साथ जाएंगे, पाकिस्तान से बात करो, और वो ये नहीं बोलते थे कि पाकिस्तान से बात करो वो कश्मीर देने की, उन्होंने कभी बात नहीं की है। इट्स अ शेम, the same person who was accusing everybody of being an agent, he is actually stating what he has always stated as the foreign minister in NDA, कि ये वाला मसला हल है, आप उस कश्मीर की बात करो। ये तो बीजेपी की पॉलिसी है, आरएसएस की पॉलिसी है। This is the ideology of BJP and RSS, that this thing is finalized, that thing is not finalized. So वही तो हम इलेक्शन से पहले बोल रहे थे, मगर लोगों को समझ नहीं आ रही थी। अगर उनको समझ आ रही थी तो आपको समझ नहीं आ रही थी। ये डायलॉग करना है, ये तो यही बोलते थे। जो ही ये पावर में आए, हम तब भी बोलते थे पावर में इनकी बोली अलग होगी। सो Kashmir issue is there is no doubt about it, there is a Kashmir issue, but you will have to ask him that is this part finalized,
Is it the only other part? Because at least people deserve to know that what his utterances are post-election.